तो आइए देखते हैं एक सीओपीडी के पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। ऐसा कोई भी रेडियोग्राफिक साइन नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन की सीवियरिटी क्या है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं सीओपीडी को इन्वेस्टिगेट करने में। तो सबसे पहला हमारा सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियक फेल्योर, लंग कैंसर या प्रेजेंस ऑफ बुल्ला जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैट डायफ्राम जैसा कि हमने एम्फाइसीमा में देखा था वो भी देखने को मिल सकता है। वैसे इसके अलावा लंग्स के बेसिस पे प्रोमिनेंट ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में देखा था। बुल्ला को डिटेक्ट करने के लिए इससे बेहतर टेस्ट होता है एचआरसीटी। एचआरसीटी का मतलब है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन कराया जाता है, जिससे बुल्ला को तो डिटेक्ट ही किया जाता है, उसके साथ ही साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका साइज क्या है ये भी डिटेक्ट होता है हमारा हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के थ्रू। प्रिथिज्मोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लार्ज बुल्ला की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद सीबीसी एक कॉमन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपको एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। पॉलीसाइथीमिया आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया था वहां पर हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है। और ल्यूकोसाइटोसिस आपको एम्फाइसीमा में देखने को मिल सकता है, जहां पे हमने आपको बताया था टीएलसी बढ़ जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे लिवर में सिंथेसाइज होती है। इसका फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्शन से बचाता है। जब इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से बेसल एम्फाइसीमा होता है, बेसल एम्फाइसीमा होता है। ये यंग पर्सन में, यंग पीपल में कॉमन होता है। स्पाइरोमेट्री ये टेस्ट होता है एयर के ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर FeV1 बाई FeV1/FVC की वैल्यू 70% से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ये वैल्यू जो होती है वो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर होती है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर होती है। FeV1 क्या है? FeV1 है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितना भी हम फोर्सफुली एयर को बाहर एक्सपेल कर सकते हैं वो हमारा फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है, मतलब एक बार में जितना भी हम अमाउंट एयर का बाहर एक्सपेल कर सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउटसाइड इज द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक ये भी एक तरीके की स्पायरोमेट्री टेक्निक होती है। इसमें हीलियम और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशियो लिया जाता है और उसके थ्रू पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए कहा जाता है, इनहेल और एक्सहेल करने को कहा जाता है, और इसके थ्रू ये डिटेक्ट किया जाता है कि लंग्स हाइपर इन्फ्लेट तो नहीं हो रहे हैं, जैसा कि हमने एम्फाइसीमा में देखा था। एम्फाइसीमा के लिए स्पेशली ये टेस्ट होता है। पल्स ऑक्सीमेट्री ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है। अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 93% से कम हो जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर में सीओपीडी के पेशेंट के स्पुटम को कल्चर किया जाता है। इसमें आपको हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकॉकस निमोनिया, न्यूमोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस, मोरेक्सिला कैटरलिस जैसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल सकते हैं। ईसीजी में आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या एरिथमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे होती है? जब भी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो हमारे लंग्स में एसिडोसिस हो जाती है, पल्मोनरी एसिडोसिस हो जाती है, एसिडोसिस हो जाती है और पीएच फॉल हो जाता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है। पीएच डिक्रीज होने की वजह से लंग्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, लंग्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाता है।
राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाता है, इसी को हम कॉर पल्मोनेल कहते हैं। कॉर मीन्स हार्ट होता है, इसी को हम कॉर पल्मोनेल कहते हैं। इसको राइट हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, हालांकि ये वर्ड मिसनोमर है। सीवियरिटी के बेसिस पे सीओपीडी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर FeV1 की वैल्यू 4 एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, अगर इसकी वैल्यू 80% से ज्यादा या इक्वल है तो ये माइल्ड सीओपीडी होता है, और अगर FeV1 की वैल्यू 50 और 79% के बीच में लाई करती है तो ये मॉडरेट सीओपीडी होता है। अगर FeV1 की वैल्यू 30 to 49% होती है, इसके बीच में लाई करती है, तो ये सीवियर सीओपीडी होती है। इसी तरीके से अगर FeV1 की वैल्यू 30% से कम है तो यह वेरी सीवियर सीओपीडी में आता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके सिम्टम्स सीओपीडी से मैच करते हैं? तो हमारा सबसे पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें टेम्परेचर का बढ़ जाना, प्रोडक्टिव कफ आता है, कफ के साथ स्पुटम आता है, और कभी कभी हेमेप्टोसिस हो जाता है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस होता है। इसको कंफर्म करने के लिए एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट कराया जाता है जो कि पॉजिटिव आता है, AFB टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद ब्रोंकोएक्टेसिस आता है, यहाँ पे प्रोफ्यूज पुरुलेंट स्पुटम का प्रोडक्शन होता है। स्पुटम में WBC की काउंट काफी ज्यादा होता है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का काउंट काफी ज्यादा रहता है। यहाँ पर फिंगर्स की क्लबिंग प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई यहाँ पे डायलेट हो जाते हैं। उसके बाद है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसमें मेटास्टैटिक लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ब्रोंकोजेनिक एस्पिरेशन में मेटास्टैटिक सेल्स पाए जाते हैं, इसको CT स्कैन के थ्रू कंफर्म किया जाता है। इसके बाद आता है मिट्रल स्टेनोसिस। रूमेटिक फीवर की वजह से मिट्रल वॉल्व का नैरोइंग हो जाता है मिट्रल स्टेनोसिस में। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो पहला है ब्रोंकोएक्टेसिस हो सकती है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकती है, राइट हार्ट फेल्योर भी हो सकता है जिसको हम कॉर पल्मोनेल भी कहते हैं, हेमेप्टोसिस हो सकता है, और ब्रोंकियल स्पाज्म भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। वैसे तो डे बाय डे सीओपीडी वर्स होती चली जाती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है तो ये धीरे धीरे वर्स होती चली जाती है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। अगर एज्ड पर्सन है, जिन लोगों की एज ज्यादा है, जो ओल्ड एज लोग हैं, तो वहां पर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर FeV1 की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। अगर बॉडी का वेट कम होता जा रहा है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस हो रहा है, तो वहां पर भी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से भी प्रोग्नोसिस पुअर हो सकती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोग्नोसिस बैड होती है, लेकिन एम्फाइसीमा में प्रोग्नोसिस वेरी बैड होती है। एम्फाइसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से ज्यादा डेंजरस होता है। आइए देखते हैं सीओपीडी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। सबसे अच्छा तरीका होता है सीओपीडी को मैनेज करने का कि स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए और स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए, हॉट ड्रिंक्स लेना चाहिए, जिससे पेशेंट को काफी आराम मिलता है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे एयरवेज को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे ब्रीदिंग आसान हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन में आराम मिलता है। हालांकि FeV1 की वैल्यू में बहुत ही मिनिमल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें 2 तरीके के ड्रग्स होते हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जब भी FeV1 की वैल्यू 50% से कम हो जाती है तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो उससे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल मसल का फंक्शन इंपेयर हो सकता है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। उसको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दिया जाता है, डिजीज के बारे में उसको एजुकेट किया जाता है,
जिससे उसका हेल्थ स्टेटस बेटर हो सके। ऑक्सीजन थेरेपी, लॉन्ग टर्म डोमिसिलरी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जिससे पेशेंट को काफी सिग्निफिकेंट आराम देखने को मिलता है। जनरली एक दिन में 15 से 20 घंटे तक ये ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू। इसमें एम होता है कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को 60 mmHg तक किया जा सके या 8 किलो पास्कल तक किया जा सके। सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल प्रोसेस में क्या है कि अगर किसी पर्सन को एम्फाइसीमा हो गया है और उसके लंग्स में बुल्ला हो गया है और वहां पर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में मिनिमल चेंजेस आए हैं, तो वहां पर बुल्लेक्टमी की जाती है। बुल्ला को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ब्रेथलेसनेस में आराम मिलता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को अपर लोब एम्फाइसीमा हो गया है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वहां पर LVRS किया जाता है। LVRS मीन्स लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। ये ऐसी सर्जरी है जिसमें लंग्स का जो डैमेज पार्ट होता है उसका 20 to 30% पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसको रिमूव करने से लंग्स का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, डायफ्राम जो है प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है, हाइपर इन्फ्लेशन कम हो जाता है और पेशेंट को काफी आराम मिलता है। ये दोनों प्रोसेस है जो सर्जिकल प्रोसेस में किए जाते हैं, एक है बुलेक्टमी और दूसरा है LVRS। दोनों थोरैकोस्कोपिकली किए जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में जिनमें ये दोनों काम नहीं करते हैं, कुछ पेशेंट में लंग ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। प्रिवेंटिव प्रोसेसेस क्या क्या है? एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन, मॉर्फिन दिया जाता है ब्रेथलेसनेस या पेन को कम करने के लिए, बेंजोडाइपिन्स दिए जाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।